रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं मैं आप सबके लिए, आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही लेकर के, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, अक्सर कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देकर के जाते हैं जब वो कार्यक्रम हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन आज का कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको मेरे जैसे हजारों हजार युवा अपना आदर्श मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर के पद पर आसीन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो लगभग 50 वर्षों से दृष्टिबाधित साथियों की सेवा में लगे हुए हैं। भारत और भारत के बाहर शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उन्हें नहीं जानता हो, और साथ ही साथ वे भारत के सबसे बड़े दृष्टिबाधितों के लिए बने संगठन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं, और 1, 2, 4 नहीं, लगभग 40-42 वर्षों से वो इस पद पर रहते हुए अपने समाज, अपने साथियों की और अपने पूरी इस पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है श्रोताओं, इतनी बात में तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए तो स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान आदरणीय एस.के. रुंगटा सर एवं उनकी श्रीमती जी सुषमा रुंगटा मैडम का। सर और मैम, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सबको। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको। मैम, एक्चुअली सर को तो जैसा कि मैंने बताया शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, और वैसे तो आपको भी जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज की शुरुआत आपसे की जाए। आप थोड़ा सा अपने बारे में मैम हमारे सुनने वालों को बताइए प्लीज। अपने विषय में क्या बताऊं? मेरा तो साहब के साथ ही जुड़ा है, जो भी है मिस्टर रुंगटा के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ शुरू से। सबसे पहले मैंने जब बिलीव साइंस किया तो लाइब्रेरी में, मतलब जो हमारी एनएफबी की लाइब्रेरी थी उसको ज्वाइन किया था। तो मैं साहब के साथ मीटिंग्स में जाती थी, डिफरेंट मीटिंग्स में, ऑफिशियल्स मीटिंग में। तो मैं देखती थी मिस्टर रुंगटा की पर्सनालिटी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि वो जो भी अपनी बात कहते थे उसमें इतना दम होता था कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और इसी तरह जो है मेरा जो है उनसे जो लगाव जो था वो फिर बाद में प्रेम में परिवर्तित हो गया। बहुत खूब। वाकई में ये कहानी जो भी आज सुनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगने वाला है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या? मैंने पहले तो एमए हिंदी किया था और उसके बाद में बिलीव साइंस किया, और बाद में लोकसभा ज्वाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के रूप में लोकसभा में पार्लियामेंट लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और उसके बाद में फिर मैंने लॉ किया। क्या बात, वाह। मतलब सर की वकालत का असर आप पर भी हो ही गया कम से कम। वकालत के फील्ड में तो अभी मुझे कुछ नहीं आता है। जी मैम, थैंक यू। आपसे बातचीत तो बहुत लंबी करनी है, तो सर वैसे तो आप जो भी कहेंगे वो हम सब के लिए अनमोल वचन ही होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने बारे में बताएं सर, कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम आप कभी कहते हो, प्लीज सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने विषय में, जो जीवन का सार अब तक का है। जी सर। जो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ अब तक की जिंदगी के सफर को, वो यही है कि जो आपके साथ समाज परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है, यस सर, उसका बड़ी सतर्कता से हमको मूल्यांकन करना चाहिए। यस सर। और उस व्यवहार के मूल्यांकन के आधार पर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को ढालने का, जिससे कि आपका अधिकार, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उसी आधार पर अपने जीवन को ढालना चाहिए और उसी तरह की जीवन यात्रा करनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी ये जीवन यात्रा अब तक की है, और उसमें मुझे लगता है कि इस अप्रोच से मैं न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल रहा,
बल्कि अपने सामाजिक कार्यों में सफल रहा। बहुत खूब। एक बात बताएं सर कि दुनिया आपको अलग अलग नजर से देखती है। हमारे जैसे लोग आपको आदर्श मानते हैं, कुछ लोग आपको एक्टिविस्ट मानते हैं, कुछ लोग आपको सफल वकील मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं सर? मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा इंसान ईश्वर हमेशा मुझे बनाए रखे, और जो सबसे बड़ी दुश्मन बुराइयां हैं मानव के लिए, जैसे अहंकार, जी सर, जैसे घृणा, जेलस, इनसे दूर रखे जी। और मैं उस इंसानियत का जो आधार मानता हूँ, जिस इंसानियत के साथ अपने अंतिम सांस लेना चाहता हूँ, क्या अंतिम सांस तक जीना चाहता हूँ, वो आधार यही है जी कि व्यक्ति को अपने जीवन में जी जो उसका सबसे बुरा समय था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और उससे जुड़े रहते हुए दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को संचालित करना चाहिए। जी जी जी, निश्चित रूप से सर, बहुत खूब सर। सर, आपका भी जीवन एक सामान्य दृष्टिबाधित विद्यार्थी की तरह ही प्रारंभ हुआ। कब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप अपने इस समाज के लिए ही लड़ेंगे, इस समाज के लिए ही कार्य करते रहेंगे? ये सब भावना आपके अंदर मतलब शुरू में तो नहीं आई होगी एकदम से तो? नहीं, मैं ये कहूँगा कि बहुत शैशव काल से ये भावना आ गई। अच्छा। और इसमें जैसा मैंने कहा कि परिवार और समाज में और विद्यालय में जी जी जो व्यवहार देखा, मैंने कहा ना, मेरे जीवन यात्रा का आधार और जीवन को ढालने का आधार ही समाज, परिवार और अन्य व्यक्तियों का जो व्यवहार है दृष्टिबाधिता के कारण जी, उसी ने हमेशा यात्रा को निर्धारित किया है। उस क्रम में जो मैंने परिवार में देखा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के नाते जी सर, जो आपस में दृष्टिबाधिता को लेकर बातें सुनी जी, और जिस तरह से एक जो आम दृष्टिकोण उस समय था, आज भी है, लेकिन आज वो काफी नीचे चला गया है। नीचे इन द सेंस कि वो अभिव्यक्त नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोगों के दिमाग से चला गया है। जी जी। अब अभिव्यक्त करते हुए लोग डरते हैं। पहले अभिव्यक्ति उसकी बिल्कुल खुलेआम होती थी, व्यवहार में भी, शब्दों में भी। जी। तो वो जो अभिव्यक्ति थी नकारात्मकता की, जी, वो जो बोझपन की, जी, कि परिवार में एक बोझ आ गया, समाज में एक बोझ आ गया, और विद्यालय में जो देखा कि किसी भी श्रेणी का कर्मचारी जी, वो दृष्टिबाधितों को बड़े हे दृष्टि से देखकर व्यवहार करता था। जी जी जी। तो निर्दयता भी देखी जी। उसने एक मुझे जो मैं हूँ वो बनाया। जी, एक रिएक्शन पैदा किया, एक प्रतिक्रिया पैदा की। नहीं, इसके विरुद्ध संघर्ष करना है, इसको परिवर्तित करना है। बिल्कुल सर। और उसको परिवर्तित करने के का निर्णय मैंने बहुत शैशव काल में ही ले लिया, और बहुत शैशव काल में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे कानून का व्यवसाय चुनना है, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा कि, और जो शायद सही लगा और सही निर्णय था, जी, यही एक व्यवसाय है जी, जिससे अंततोगत्वा संघर्ष के एक हथियार के रूप में प्रयोग करके हम इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। जी, क्या बात है, बहुत खूब। तो आपकी सर ये यात्रा तो इतनी विशाल, इतनी लंबी है कि इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि ये सब करते करते, अपने साथियों के लिए लड़ते लड़ते, समय आता है जब अपने बारे में भी सोचना होता है कि भाई गृहस्थी बसानी है, परिवार बनाना है, बढ़ाना है। तो ये सब आपने कब सोचना शुरू कर दिया सर? देखिए, मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बहुत कोशिश करता रहा आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला कि कब। जी। लेकिन मैं यही कहूंगा जी कि जब मैडम का साथ मिला जी, तो हमने तय किया कि अब ये सही समय है जब न केवल परिवार के लिए हम सोचें जी, बल्कि हमने ये देखा कि इनके रूप में हमें एक और साथी इस जो मिशन है उसको पूरा करने में संबल के रूप में जी मिलेगा जी, और अच्छी साथी साबित होगी। तभी हमने ये निर्णय किया। जी जी। कौन से सन में सर आप दोनों विवाह सूत्र? ये 1984 में
हम लोगों का विवाह हुआ था। 8 मई 1984 को विवाह हुआ था। अरे मतलब मई का महीना आपके लिए? मई का महीना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रोताओं बताएंगे वैसे क्रांति के लिए मार्च का महीना जी 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 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी, संघर्षों के लिए जी, अपने समाज के लिए जी, क्योंकि विद्यालय में भी जो पहला आंदोलन किया मैंने 23 मार्च को। जी जी जी। अच्छा, 23 मार्च को किया जी सर। 23 मार्च 1966 को। 1966, वाह। और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला आंदोलन, संगठित आंदोलन जी 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 हुआ, वो 16 मार्च 16 मार्च, बिल्कुल। जिसको ये 2 महीने मेरे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वाह। और रादर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, मैम से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छे, आपकी जिंदगी में तो काफी लोग आए होंगे, आपने काफी लोगों से मुलाकात की होगी, कभी और कोई आया जहन में आपके, या ऐसा कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला? नहीं, मतलब इस दृष्टि से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि व्यक्ति कई आए जी, जिनको हमने सोचा कि वो बन सकते हैं और उनमें सामाजिक प्रवृत्ति है जी, लेकिन अंततोगत्वा जो इनमें मैडम ने देखी इसके लिए काम करने की, एक्चुअली उस समय परिवार से ज्यादा यही डिटर्मिनेंट था कि कौन इस मिशन में सच्चा साथी साबित हो सकता है। बिल्कुल तो सही। वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा सर, पहला प्रस्ताव, हमारे श्रोता जानने के लिए बेताब रहेंगे सर कि पहला प्रस्ताव किसकी तरफ से आया? अब ये बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है अकस्मात दोनों ने एक दूसरे को एक ही समय में प्रस्ताव। अच्छा, मतलब सर कहीं ये वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है? वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है सर कहीं ये? नहीं, वो तो मैडम करेक्ट करेंगी अगर। जी 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 जी। लेकिन मुझे जो लगता है जी जी, वाह। मतलब ये यही होता है सर, जब दोनों तरफ भावनाएं प्रबल हों तो फिर शायद समय भी उसी एक साथ ही एक समय में ही ये सारी बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत सर मैम से भी जरूरी बनती है। जी जी मैम। जी हाँ, यही बात आपके लिए भी मैम आती है मेरे जहन में कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक्टिवली काम करते हुए, और आपका अपना एक परिवार था, वहां भी बातें हुई होंगी कि भाई अब आपका विवाह होना चाहिए, तो फिर एकाएक दृष्टिबाधित व्यक्ति को चुनना, ये कैसे एकदम संभव हो पाया? मतलब आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा, लेकिन हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे मैम। नहीं, मुझे मिस्टर रूंटा में कभी दृष्टि बाधिता, कभी मतलब अड़चन के रूप में कभी भी फील नहीं हुई। हमेशा उनका, मेरा जो उनको देखने का नजरिया था वो हमेशा उनके इंटेलिजेंशिया पर ही जाता था कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और मुझे मतलब जो है वही चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। और मेरे को लगता था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो बल्कि मुझे साइटेड लोगों में बहुत सारी कमियां भी नजर आती थी। जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी बैंक ऑफिसर से शादी कर लूं, या मतलब ठीक है रिश्ते देखते थे, लेकिन जब मैं सोचती थी, कंपेयर करती थी, तो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता था। जो कैपेबिलिटी और जो मिस्टर रूंटा में थी वो मुझे किसी और में नजर ही नहीं आती थी। और दूसरी कुछ फैमिली की सर्कमस्टांसेस भी ऐसी थी कि मेरे छोटे बहन भाई थे थोड़े, तो मुझे लगता था कि मेरे की फैमिली में जितना साथ मेरे को मिस्टर रूंटा दे सकते हैं शायद कोई दूसरा नहीं देगा उतना जिंदगी में। क्योंकि मैम ये प्रश्न दरअसल इसलिए आता है कि आज तो तकनीक ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, लगभग सब कुछ ही आसान कर दिया है, लेकिन उस जमाने में ना तो तकनीक थी, केवल जो कुछ था वो अपनी इंटेलेक्चुअलनेस ही सब कुछ थी। तो ऐसे में मतलब निर्णय ले पाना, और उस समय बातें भी बहुत हुआ करती थी, ब्लाइंड और साइटेड के बीच की जो एक खाई है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। पर मैंने तो बोला ना कि मुझे प्रभावित ही उनका इंटेलिजेंशिया ही किया। हाँ। तो वही मेरे लिए कभी अड़चन लगती नहीं थी कि उनमें ये कमी है वो कमी है, कभी मुझे किसी चीज की कमी नजर ही नहीं आती थी। क्या बात। तो मैम जैसे सर ने बताया आपका विवाह तो 1984 में हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहले दिन, वो पहली बार कौन सा साल था जब आपने सर को देखा? 82 में मैंने NFB ज्वाइन की थी जी। और NFB में मैं फिर जब इनके साथ मीटिंग्स में जाया करती थी, तो ऐसे शुरुआत में तो ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है, ही वाज माय बॉस, बट ठीक है, जब धीरे धीरे जो है, जो उनका व्यक्तित्व जो है वो मुझे धीरे धीरे प्रभावित करता गया। और आगे चल के मुझे लगा कि मतलब जब घर में मेरे शादी वादी की बात चलने लगी, तो फिर मुझे लगा कि ही कैन बी अ गुड चॉइस फॉर मी।
क्या बात मैम। तो 1982 में आपने पहली बार सर को देखा और वो तो एज ए ऑफिशियल, मतलब 1 साल तक तो शायद हम ऑफिस की तरह से ऑफिसर ही मैं उनको मानती थी। हाँ, लेकिन एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपने 1982 में। हाँ। बहुत खूब। तो मैम परिवार का क्या रिएक्शन था, इमीडिएट रिएक्शन, पहली बार जब आपने ये बताया कि भाई आप इस तरीके से विवाह करने जा रहे हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा मुझे लगता है। परिवार तो देखिए उस टाइम पे जैसी सोच होती है, इस टाइम पे तो कोई एग्री नहीं कर सकता था इस चीज को कि मैं जो है एक ब्लाइंड पर्सन से शादी कर लूं, और बहुत रिएक्शन था। इसीलिए जो है हमें जो है बिना फैमिली की परमिशन के ही शादी करनी पड़ी। ओह अच्छा। बाद में फिर मैम कितना वक्त लगा परिवार को ये समझने में कि आपने जो निर्णय लिया है वो शायद उनसे भी बेहतर निर्णय लिया है? एक्चुअली मेरी मदर उस टाइम पे काफी बीमार थी, वो तो उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे फादर और मेरे फादर के ब्रदर्स वगैरह थे वो सब अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा। उनको 1 साल तो लग ही गया इस चीज को समझने में। अच्छा मैम, फैमिली का तो खैर हम समझ सकते हैं कि क्या रोल रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था उस समय? फ्रेंड सर्कल की राय क्या थी? नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ही सपोर्टिंग थी, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसकी किसी फिजिकल कमी पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ आपका मन करता है। ऐसे मामलों में मैम दे वर वेरी सपोर्टिव। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे मामलों में मैम मानसिक रूप से खुद का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको ऐसा पल आया कि आपने खुद से ये प्रश्न किया हो कि यार मैं कहीं मतलब लड़खड़ा तो नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बढ़ जाएंगी? ऐसा कभी आपको सोचने का मिला? नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, बल्कि मैं अगर अवलोकन करती भी थी तो हमेशा मुझे मिस्टर रूटा अपने से बेटर ही नजर आते, ज्यादा स्ट्रांग नजर आए आपको, ज्यादा स्ट्रांग नजर आते। बहुत बहुत। तो सर ये बताएं सर कि एक तरफ ये सब आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ आप विवाह सूत्र में बंध गए जी। आमतौर पर सर सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिविज्म करते करते कहीं ना कहीं परिवार की डोर या परिवार पर थोड़ी पकड़ ढीली होने लगती है। आपने ये सब कैसे मैनेज किया सर? एक तरफ मैम की भी मतलब इच्छाएं रही होंगी परिवार को संभालने की और उनको समय देने की, सबसे बड़ी बात, तो वो सब मैनेज कैसे किया? ये मुझे लगता है गुरु मंत्र होगा आपकी तरफ से सबके लिए। नहीं, मैं तो इसमें मैंने मैनेज नहीं किया जी, मैनेज मैडम ने किया। इन्होंने बहुत क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले ली जी, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि परिवार के चलाने के मामलों में जी मैंने कोई किसी ऐसे दायित्व का निर्वहन किया हो जिससे मेरे सामाजिक कार्य पर असर पड़ता हो जी। तो ये तो मैंने कहा ना कि जो मैंने इनसे विवाह का जो निर्णय लिया जी जी, का आधार यही था कि मुझे इनकी सोशल इंस्टिंक्ट और सोशल स्पिरिट का मूल्यांकन था जी, और उसी मूल्यांकन के आधार पे किया जो सही साबित हुआ जी। तो परिवार को तो संभाला मैडम ने ही जी, बच्चों के लालन पोषण से लेकर जी को पूरी तरह से संभाला उन्होंने, और मुझे कोई पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के नाम पर मुझे अपने किसी सामाजिक दायित्व या सामाजिक कार्य या संघर्ष में कहीं पीछे या समय का बंटवारा नहीं करना पड़ा। जी जी जी, तो इसके लिए तो पूरा श्रेय मैडम को जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति फ्री हो जाता है अपने साथियों के लिए पूरी ऊर्जा लगाने के लिए। नहीं, कभी भी इन्होंने रोका भी नहीं, ये अपेक्षा भी नहीं की कि भाई पहले परिवार को ही देखो या ये काम करना जरूरी है, और बल्कि हमेशा खुश होती रही। कभी भी जैसे रोजगार के जैसे बात सुनती थी। विवाह से पहले भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जी जी जी, जरूर सर, जरूर। विवाह से पहले 1982 में हमने एक फैसला कराया था जी, उत्तर प्रदेश सरकार से। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, जी जी, आगे अपने बीच नहीं है, तो उनके साथ फैसला करवाया था कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं और रोजगार के लायक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और उसके लिए पूरी योजना मैंने ही बना के दी थी जी, और उसमें नाम तक दिए थे कि कौन कहाँ लग सकता है, जिस पद पर लग सकता है जी। तो वो लिस्ट एज इट इज पूरी योजना अप्रूव हुई थी जी। अब सवाल ये था कि आप जानते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि निर्णय होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नीचे लेवल पे है बहुत डिफिकल्ट काम,
जी। कितना मुश्किल होता है वो आप जानते हैं जी। तो विवाह से पहले ही, जैसा मैडम ने कहा कि मीटिंग्स में जाती थी, जी। एक कंक्रीट एग्जांपल है कि भी आगरा में जी। पूर्णानंद विश्वविद्यालय, उसमें 2 लोगों को जॉब मिलनी थी। अच्छा। और वो लगभग 6 महीने से उस पर कोई काम नहीं। हम आगरा गए, मैडम भी गई थी, और उस दिन भर में, एक ही दिन में जी उस फाइल को मूव करा के नियुक्ति पत्र का आदेश हुआ। जी। उस समय जो इनकी फीलिंग थी जी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या बात है। वैसे तो उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी जी। तो कि विवाह होगा नहीं होगा, लेकिन एक एम्प्लॉय की हैसियत से वो गई थी, और उसमें मतलब खुशी इनको शाम को ये बात सुनकर हुई। वो इस बात को दर्शाती है कि हमारे संघर्षों और उसके परिणामों से जी वो कितना सरोकार रखती, शुरू से रखती रही। जी 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 जी, क्या बात है। ये दूरदर्शिता आपके अंदर शुरू से ही थी सर, और ये बहुत अच्छी बात होती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। आज भी कोई केसेस होते हैं फेडरेशन से संबंधित कोर्ट में जी, या कोई मीटिंग होती है तो तुरंत पूछती हैं जी उसके खत्म होने के बाद जी कि क्या हुआ, ठीक हुआ, जी जी क्या हुआ, नहीं हुआ। जी। और सर कभी आपको परेशान देखते होंगे मैम, तो उस समय फिर क्या प्रतिक्रिया होती है मैम की? नहीं, वो हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही हैं जी। परेशान देखकर भी हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही। उन्होंने हमेशा यही मुझे बल दिया है इस बात का कि काम इनके लिए अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस दृष्टि से मतलब केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं, जी 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 जी, हमारे सामाजिक कार्यों में और संगठन के कार्यों में। जी आपको बताऊं, ये जब अपना प्रधान कार्यालय बना, जी जी जी, इसकी बिल्डिंग, इसका नक्शे से लेकर इसकी सुपरविजन, इसकी ईंट से लेकर लोहे की परचेजिंग, जी हर चीज का खुद क्या बात। इन्होंने, ऑफिस जाते हुए भी। जी जी जी, और उन दिनों सुबह जाना जी ऑफिस, पहले वहां बिल्डिंग पे, फिर ऑफिस जाना, और शाम को वापस आते हुए पहले बिल्डिंग पे आना, जी कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उस दिन उसका सुपरविजन करना, जी, और फिर घर आना। बहुत खूब। तो आप ये सोचिए कि यही कारण है कि हमने किसी को बिल्डिंग मटेरियल और लेबर का कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने लेबर कॉन्ट्रैक्ट केवल दिया। वो भी एक अभी जिसने शुरू ही किया होगा जी जी अपने काम को, जी, उसको ठेका दिया था जी, उससे काम करवा लेना। और इतना अच्छा, कम से कम आज जब कोई कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, किसी भी कॉर्पोरेट से अच्छी है, तो मुझे बहुत गर्व होता है इनके इस सहयोग पर, क्या संघ का। अब देखिए जी, आप जानते हैं कि संघ में चूंकि जनतांत्रिक है, बिल्कुल सर, राजनीतिक बातें बहुत होती हैं जी, हम इन चीजों को कभी रेखांकित नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अनकहे बहुत से सहयोग हैं इनके, जो निश्चित रूप से संगठन और समाज को जी काफी शक्ति हमेशा प्रदान करते हैं जी, और मेरे कार्य को तो निश्चित रूप से बहुत सबल बनाते हैं। वाह सर, ये संगठन के प्रति आपका जो समर्पण है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मैम का जो समर्पण भाव है कहीं ना कहीं वही संगठन की हमारे समर्पण को तो आप ये मान के चलिए जी कि हमारा समर्पण तो वर्ग का एक सदस्य होने के नाते जो है, लेकिन इनका समर्पण होना जी वो मेरे समर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। इतने सारे सर, मतलब चूंकि आपका पेशा ही वकालत का है और आपके केसेस के साथ साथ आपने संगठन और अपने साथियों के लिए जो केसेस इतने सारे लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा हुआ सर कभी कि परिवार से इतर उन केसेस पर भी आप दोनों की चर्चाएं होती हों आपस में, और कई बार कभी ऐसा भी हुआ हो जब मैम की कोई राय आपके बहुत काम आ गई हो? देखिए, लीगल रूप से हर केस पर चर्चा होती है। अच्छा, व्यवहारिक रूप से लीगल पक्ष के लिए तो वो ये कहती हैं कि भाई उस पे तो आप ही सही निर्णय ले सकते हो, आप ही बेहतर हैं। जी जी जी, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। अगर निर्णय, जैसे मान लीजिए हमने किसी केस में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, कि राजस्थान में जो टीचर्स का केस था जी, रीट वाला जी सर, जिसमें उनको शिक्षकों की नियुक्ति में कंसेशन पहले मिला हुआ था, रिलैक्सेशन मार्क्स में जी सर, और बाद में उन्होंने हमारा छीन लिया, बाकी का जारी रखा। तो उसके विरुद्ध जो डाली थी, हर बार मैं जाता था, हर बार जब लगता था कि आज हो जाएगा फैसला,
जी और जब नहीं होता था जी तो इनको भी उतनी ही खींच आती थी जितनी हमको आती थी। निश्चित क्या रूप से। न्यायालय की व्यवस्था है, मतलब वो देख के काफी अंदर से शक्ति भी आती थी। जी जी देखिए जी जो आपने बहुत पहले सवाल पूछा था शुरू में, जी जी मैनेज कैसे किया सामाजिक कार्य और परिवार को के समय के बीच। जी सर, वो जो बात मैंने कही थी कि भाई मैंने मैनेज नहीं किया, बिल्कुल ये उसी का परिणाम, उसी का प्रमाण है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जी तो मैंने देखा उन दिनों, मतलब हमको तो लगता ही था जो लगता था, जी इनको भी ऐसे केसेस में लगता है। अभी खाद्य सुरक्षा का जब हुआ था केस, बिल्कुल सर, तो मैं समझ सकता था कि जब वो ऑर्डर हुआ तो कितनी खुशी इनको, कितनी खुशी। जी 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 हाँ, सबके लिए कम से कम जिनके पास खाने की सुरक्षा नहीं है वो तुम आपने दिलवा दी। जी, मतलब वो खुशी, जो जीवन संगिनी हो जाना एक अलग इशू है, परिवार चला लेना एक अलग इशू है जी, लेकिन आपकी जो मिशन है उसके साथ उसकी खुशी और गम दोनों को शेयर करना, ये ज्यादा एडेड इनकी व्यक्तित्व का मैं कहूंगा कि हिस्सा है। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। आमतौर पर सर घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। आपका जीवन इतना समर्पित रहा है इस सबके पीछे, उसके बावजूद विवाद की गुंजाइश आप जैसा कह रहे हैं बहुत थी। जी जी, क्योंकि अधिकतर समय हमारा संघ को ही और समाज को ही गया है जी, इसमें मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है जी, और किसी भी गृहिणी को इस पर कम से कम रोष तो हो ही सकता है। जी जी जी, लेकिन वो रोष भी व्यक्त नहीं कभी हुआ। जी, आप देखते हैं जब, अब तो खैर परिस्थितियां ऐसी नहीं है, जी, पहले जब परिस्थितियां सामान्य थी तब महीने में कम से कम 2-3 बार बाहर जाना भी पड़ता था। जी जी जी, लेकिन उसके बावजूद, उन 2-3 बार बाहर जाने के बावजूद भी जी, कभी ऐसा नहीं लगा उनको कि दिक्कत कोई है। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये निर्णय भी सही था जी, और इस जीवन यात्रा में एक सही साथी मिला, एक मजबूत आधार स्तंभ आपकी इस पूरी यात्रा में। बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। लेकिन इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है सर, अपने जो दिक्कतें आती हैं या प्रशासन से या समाज से जो कुछ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो उस समय आपके तनाव को किस प्रकार मैम ने कम करने में अपना योगदान दिया, मदद की आपकी? कोई ऐसी बात आपको जो बहुत ही प्रभावित कर गई हो कि हाँ यार ये तो मैं गलत ही सोच रहा था? नहीं, मुझे देखो संदीप, ऐसा कोई वाकया, एक्चुअली मेरा काम करने की शैली, मेरे काम की शैली बहुत डिफरेंट है। मैं किसी चीज को तनाव में नहीं लेता। क्या बात है, वाह, बहुत खूब सर। किसी भी चीज को तनाव के रूप में कभी नहीं लेता। जी जी जी। और अगर कोई समस्या है तो समस्या को चुनौती के रूप में लेता हूँ, न कि तनाव। इसलिए ऐसी स्थिति आती नहीं जी जनरली जी, और इसलिए ऐसा कोई इंस्टांस याद नहीं आता जब ऐसी आवश्यकता मान पड़ी हो। जी जी। तो सर एक प्रश्न जो बहुत देर से मेरे मन में चल रहा है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल पूछिए। आपने साथियों को रोजगार दिलवाने के लिए, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में उनको मदद मिले इंस्टीट्यूशन से, और इसके अलावा भी वो उनका सामाजिक विकास हो, इसके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। लेकिन हर एक इंसान की सर एक आवश्यकता होती है अपना परिवार बसाना, अपने जीवन साथी की तलाश करना, क्योंकि आजकल सर इतना आपने और संगठन ने काम कर दिया है कि जॉब में इतनी दिक्कत आजकल आती नहीं है, आती तो है फिर भी, लेकिन इतनी नहीं आती है। लेकिन आपको नहीं लगता अभी कि सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के परिवार के साथ उसका सामंजस्य और समाज में, उसके लिए व्यक्ति को खुद क्या पहल करनी चाहिए, और आप अपने स्तर पर कहाँ देखते हैं कि कहीं कोई कमी रही है क्या इसमें? देखिए, जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, और मैं अगर कहूँ कि फुल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है जी, क्योंकि जो समस्याएं, जिस समस्या की ओर आप इशारा कर रहे हैं, जी जी जी, उसका रूट कॉज, उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में एक्सक्लूजन, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण एक्सक्लूजन हुआ हमारा। एक विभाजक रेखा खिंची जी, दानदाता जी और दान लेने वाले के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में ये एक विभाजक रेखा हमारे और समाज के वर्ग के बीच रही। तो अब आप उसको तोड़ने के लिए, उस विभाजक रेखा को मिटाने के लिए जी,
हमारे संघर्ष का उद्देश्य क्या है? हमारे संघर्ष का उद्देश्य समानता की ओर आगे बढ़ना जी। हमारे संघर्ष का उद्देश्य अवसरों के माध्यम से, क्षमता प्रदर्शन के माध्यम से नकारात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है जी। ये प्रोसेस बहुत लंबा है जी 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 जी। ये प्रोसेस एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन काल का नहीं है जी। ये अनवरत चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल सर। अगर हम तुलना करें कि जो लोग आज आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि मैं ये मानता हूं जी कि किसी भी समानता के लिए सबसे पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है। उसके बिना समानता की बात बेमानी है, वो होगा नहीं। बिल्कुल आप बोलते रहिए जी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ऐसे लोगों की तुलना करें और आपस में तुलना करें जिनको रोजगार मिल गया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए जी, तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छा अपना समायोजन किया हो जी, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। जी जी जी। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया ही नहीं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल निश्चित रूप से सर। और वो क्यों मिलेंगे जी, और क्यों हो रहा है ऐसा जी, उनकी गलती नहीं। उनका जो पारिवारिक परिवेश है, उनका परिवार ही बहुत पीछे नीचे पायदान में खड़ा। तो ऐसे लोगों का ज्यादातर समय जी, क्योंकि ये बात भी सच है जी, कि अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक परिवार उसको बोझ समझता है जी, और जिस दिन वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है उस दिन से वो अपना अधिकार समझता है जी, जी, उससे सहयोग। जी। ये एक बहुत बड़ी डायकोटमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। निश्चित रूप से मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में। जी, मैं दूर नहीं जाता जी, कि जो हमारे रिश्तेदार भाई जब हम दिल्ली आ गए पूरी तरह से सेटल नहीं हुए अपनी लाइफ में, तब तक वो हमारे फोन का भी शायद जवाब ना देते थे जी। लेकिन आज उनका खुद का फोन आता है। ये अंतर है। बिल्कुल सर। यही आर्थिक शक्ति है जी। तो वो जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाया अभी उस तरह से पारिवारिक जीवन में, बिल्कुल, या अच्छा समायोजन नहीं हो पाया, जी जी जी, उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि उनका अधिकतर शक्ति उनकी अपने माता पिता जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे उनको संभालने में, उनको सपोर्ट देने में। जी जी। जो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जी कि हम केवल अधिकारियों की बात ना करें, दायित्वों की बात करें। बिल्कुल सर। लेकिन साथ साथ जी ऐसे लोगों से के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप दायित्वों का निर्वहन करते हुए जी अपने परिवार, अपने परिवेश को भी सुधारते रहें। जी 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 जी। उसमें भी अपना कुछ हिस्सा उसमें भी लगाएं, अपने एनर्जी का, संसाधनों का। ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि माता पिता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें। जी। हाँ, ये जरूर कहूंगा जी कि भाई बहनों ने अगर आपका पहले ध्यान नहीं रखा तो उनके लिए, जब तक आपका आर्थिक समायोजन नहीं हुआ था, उनके लिए अपना जीवन व्यर्थ ना करें। जी। उनको सहयोग, अपने संसाधनों का इस्तेमाल उनके लिए ना करें। जी। ये तो मैं बिल्कुल बहुत दृढ़ता से कहना चाहूँ। लेकिन चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है तो अब आपका ये जो मानना है बिल्कुल ठीक है सर कि व्यक्ति को खुद इसके लिए प्रयास करना चाहिए और खुद सही निर्णय लेने चाहिए। और कहीं ना कहीं सर आप ये भी मानते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को इतना सशक्त वो बना सकता है जॉब लगने के बाद? बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। जी मैम, हमारे सभी जो साथी हैं समाज के वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि सर की आज उम्र के इस पड़ाव पर इतनी ऊर्जा का राज क्या है? उनकी ऊर्जा का राज उनकी डिटर्मिनेशन है। क्या? वाह मैम, कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे संगठन है, इतने सारे लोग हैं, इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, कभी आपने कहा हो सर को कि देखिए ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मतलब इसने बहुत अच्छा किया है, कभी ऐसा हुआ मैम? हाँ, अगर कोई काम अच्छा करता है तो मुझे भी खुशी होती है। ऐसा ही नहीं है, और मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, मिस्टर रूंगटा आज 67 इयर्स के हो गए, अब और कितना 10 साल और काम कर लेंगे मैक्सिमम, अगर ईश्वर ने इतनी लाइफ दी तो,
हाँ, Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. 5-7 साल और काम कर लेंगे। उसके Yes. बाद मैं इनको बार बार कहती हूँ कि जी। आपको एक टीम तैयार करनी चाहिए जो कि जी। आपको टेक ओवर करे और इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही चलाए जैसे क्या कि बात आज चल रहा है। बहुत इसकी मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि बिकॉज मैंने इसको एक छोटा सा बीज बोया था, उसके बाद एक छोटा पौधा देखा था जी, और मैम। पौधे से बढ़ते बढ़ते एक वट वृक्ष की तरह से मैं इसको देखती हूँ जो बिल्कुल, कि मैम। अपनी बाहें फैला करके सबको छाया दे रहा है। लेकिन जी, ये ऐसे ही चलना चाहिए, इसकी जी। जड़ें कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसको मतलब एनएफबी को थोड़ी सी भी अगर सोच लीजिए सशक्तिकरण नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसकी कोई चीज कमजोर हो जाती है या वो काम नहीं कर पाती किसी कारण से, तो उसका मुझे बहुत दुख होता है। निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, यस, और होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी टीम बनाएं जो कि आगे लोग आए अच्छे और जो है टेक ओवर करके आगे इसी तरह से काम करते रहें। क्या बात है, जैसे मिस्टर रुंगटा ने किया। बहुत बहुत खूब। लेकिन मैम सच्चाई ये है कि हालांकि आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है कि सर के कामों के आगे, सर की ऊर्जा के आगे 25-30 साल के युवा भी जलन महसूस करते हैं। ये बात भी सच है मैम, उतनी। जी मैम। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में ऊर्जा है वो लोग अगर आगे आके काम करेंगे तो उनमें भी डबल ऊर्जा जरूर उनको मतलब मिलेगी और वो जरूर निश्चित रूप से जो है अपनी जो भी काम करना चाहते हैं उसको मतलब रिजल्ट्स उनको जरूर मिलेंगे। क्या बात सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात की और इशारा किया सर ने, और कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी जहन में चल रही थी। आप कितने संतुष्ट हैं जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके पीछे जो युवा शक्ति अभी लगी हुई है वर्तमान में, और खासकर संगठन के भविष्य को लेकर के आप आशान्वित हैं, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, टीम तैयार करने में थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा? देखो, टीम तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। बहुत खूब जी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो जनतांत्रिक प्रणाली में जी, जिसको मैंने संजोया है, जी जी जी, बड़े तूफान आए इस जनतांत्रिक प्रणाली को, चुनौतियां दी, संगठन के अस्तित्व पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास भी हुआ। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टीम बनाने का जो प्रयास था और है जी, उसी टीम ने जी इस झंझावात को मेरे साथ मिलकर खड़े होकर सहा है। जी जी जी। और उसको झंझावात को नेस्त नाबूद किया है। जी जी। वही इस बात का प्रतीक है कि प्रक्रिया सही दिशा में जी चल रही है। जी। अब आप देखिए, मेरा जो प्रयास है जी, वो नेशनल स्तर से लेकर जी राज्यों के स्तर तक। बिल्कुल सर। युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है। बिल्कुल सर। महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं ये मानता हूँ जी कि जो युवा और महिला अगर मिलकर जी संगठन को चलाएंगे जी, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वही मजबूती मिलेगी जो मजबूती आज है, और हो सकता है इससे ज्यादा मिले और सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा हो जी। क्योंकि मेरा जो इस समय प्रयास चल रहा है वो हर स्तर पर जी, एक कलेक्टिव लीडरशिप का प्रयास चल रहा है। जी जी। एक कार्य विभाजन कर हरेक को अपनी जिम्मेदारी देकर, बिना हस्तक्षेप किए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर देकर जी, अभी अपनी देखरेख में उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का प्रयास चल रहा है। जैसा आपने देखा जी, आप तो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं जी से। जी जी जी। अब राजस्थान के स्तर पे आप देखिए, जैसे या इसी तरह कोई भी राज्य। मेरा प्रश्न था सर आगे वो भी कि केंद्र में आपके नेतृत्व में इतना सुदृढ़ तरीके से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एक विद्यार्थी को, एक युवा को जो नया संगठन से जुड़ा है और वो किसी राज्य के दूर दराज के किसी कोने में है, कहीं उसके मन में शायद ये आता होगा सर कि राज्य की शाखाओं में उतना प्रबल, उतना सशक्त तरीके से काम शायद नहीं हो रहा है जितना आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका कारण अगर हम ढूंढें जी, तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो केंद्रीय स्तर पर युवा भागीदारी बढ़ाई गई वो अभी राज्यों के स्तर पर परकुलेट नहीं हुई, और राज्यों के स्तर पर अभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने विशेष रूप से जी युवाओं को वो फ्रीडम नहीं दी है। बिल्कुल सर। और मेरा प्रयास यही है जी कि वो फ्रीडम मिले वही सर जी। और वो फ्रीडम मिलकर उनको गलती करने दीजिए आप। जी 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 जी, गलती करने दीजिए, हम बैठे हैं बिल्कुल गलती को ठीक करने के लिए।
जी, हम बैठे हैं, मॉनिटरिंग पूरी रखनी है, उन्हें अवसर भी पूरा देना है, अवसर पूरा देना है जी, इंटरफेयर नहीं। हर 2 मिनट में ये नहीं पूछना है जी, कि तुम्हारा, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी एक हॉस्टल चलाने की, जी, तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसे चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई बात आएगी तब पूछूंगा कि ये क्या हुआ, कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है वगैरह। वही बातें हैं सर, दरअसल ये किसी भी वो हमको जब तक हम वो नहीं देंगे लिबर्टी। जी, जी, अब मैंने तो अपने स्तर पर अब राष्ट्रीय कार्यालय ने तो लिबर्टी दे रखी है राज्यों को जी। अब जैसे आपके यहाँ हॉस्टल की स्कीम है जी, जी, हमने तो लिबर्टी दे रखी है जी। अब वो ठीक से चलाना न चलाना जी, वो राज्य के पदाधिकारियों का काम है, ठीक है। जी, जी, जी। और इस दिशा में हमको ये चाहिए और ये हमको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राज्यों के स्तर पर यह प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। जी, जी। सफल की तो बात दूर है, बिल्कुल सर। इसको प्रारंभ करना होगा निश्चित रूप से सर, क्योंकि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने संगठन के प्रति एक आशा की किरण से देखता है ना सर। निश्चित रूप से आज महामारी में देखिए जी, कोई और संगठन दिख रहा है? अगर महाराष्ट्र के दूर के इलाके से भी मैसेज आता है तो यहीं से आता है, एनएफबी इंडिया पे फॉरवर्ड होके आता है। वो निवेदन करता है किसी न किसी से कि इसको फॉरवर्ड कर दो, सर तक पहुंचा दो जी, कि मैं इस परेशानी में हूँ। तो ये सब मैसेजेस आपको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं जी, कि आपका दायित्व कितना बड़ा है जी, और आपसे कितनी संवेदना की अपेक्षा है जी। इसमें वही बात जुड़ जाती है सर कि जैसे अब जयपुर में भी बात करनी है, अगर एग्जामिशन को लेके तो आप कर रहे हैं, या पंजाब में भी करनी है तो आप कर रहे हैं। आपने देख पिछले दिनों लगातार जी, मैं अपने मैसेज में कहता भी रहा है अप्रत्यक्ष रूप से जी, 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 कि थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो लोकल, जबकि स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये मतलब काम हो जाने चाहिए। आप तक तो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि सर हो गया वही। लेकिन हमें उल्टी गंगा बह रही है, हमें बताना पड़ता है कि अब इस राज्य में आ गया, ये डाल दिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया। वही सर, वही सर। तो एक्टिव तो होना पड़ेगा, देखिए होना पड़ेगा निश्चित रूप से सर। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों को भी जागरूक होना। देखिए जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है जी, तो सदस्यों को थोड़ा मित्रता, अपना पराया ये भूल कर जी निर्णय लेने होंगे अपने कार्यकारिणी के गठन के समय। जी हाँ, जी हाँ। संगठन के हित में जी डिस्पैशनेटली निर्णय लेने होंगे जी। मान लीजिए मैं ही काम ना करूं, बिल्कुल सर, फिर भी आप अपना समझ के हमको वोट दें तो आप गलत कर रहे हैं, संगठन के प्रति गलत। जी, 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 ठीक कह रहे हैं सर। मैम, हमारा कार्यक्रम वैसे वैवाहिक जीवन की चुनौतियों और उसको लेकर के होता है, लेकिन श्रोता सोच रहे होंगे ये संगठनात्मक, लेकिन श्रोताओं ये संगठन भी एक परिवार है और संगठन के मुखिया भी संगठन के साथियों के लिए हमराही की तरह ही होते हैं। इसीलिए ये सब चर्चाएं, और सर का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि ये सब चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। मैम, कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने किसी कार्य के लिए सर को रोका हो और बाद में आपका कहना ही सही निकला हो, ऐसा कभी हुआ है? मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी काम के लिए रोका हो। जी। एक मैम मतलब महिलाओं के लिए ये बड़ी एक बात होती है कि लुक्स को लेकर के वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। आपने भी तो कई बार सर को रोका टोका होगा इन मामलों में, या कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, जो भी देखिए वो अपनी चॉइस से तो कपड़े लाते नहीं है, मैं अपनी चॉइस से ही कपड़े लाती हूँ। तो जब भी पहनाती हूँ तो अच्छे ही लगते हैं हमेशा। नहीं, कभी ऐसा हुआ क्या आपने कहा और सर ने मना कर दिया, नहीं यार रहने दो, ये रहने दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं जो तुम पहना रही हो तो अच्छा ही पहना रही होगी, और दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अब आपको समझ आ गई ना, सामंजस्य की बात। बिल्कुल। बड़ा सर जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा, और बात करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन सर बातें बहुत हैं अभी भी, क्योंकि कोरोना के काल में जो काम किया है संगठन की तरफ से आपने, और पूरे संगठन ने, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने, वो भी, और समस्याओं पर भी, प्रशासन के रवैये पर भी, तो लगता है कि एक कार्यक्रम और होना चाहिए आपके साथ, अगला भाग भी इसका होना चाहिए अगर आप अनुमति देते हैं तो। लेकिन आज बिल्कुल कभी भी। आज 16 मई है और कल आपका सर जन्मदिन है, तो रेडियो मधुबन और हमारे पूरे दृष्टिबाधित समाज की ओर से इन पंक्तियों के साथ कि जैसा कि आपका जीवन रहा है, अभी तक का जो कार्य क्षेत्र रहा है, कि नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे,
अपने अपने आईने में सबने पहचाना मुझे। आपको सर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज की ओर से, हमारे परिवार की ओर से। और मैम आप भी अगर इस मंच पर सर को अपनी ओर से जन्मदिन विश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा मैम। मुझे तो अभी तक अपने तरीके से शिकायत रहती थी कि आप लोगों के साथ ही जन्मदिन मना रहे थे, अब कोरोना की वजह से हमारे साथ है। क्या बात है, ना चाहते हुए भी सर को घर में रहना पड़ रहा है। हाँ जी। नहीं तो कभी कभी कानपुर में तो कभी कहीं कभी कहीं डिफरेंट स्टेट्स में ही जन्मदिन मनाया जा रहा था पिछले कई सालों से। तो बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले लगभग 10-12 सालों से ऐसा ही हो रहा था। जी बिल्कुल। आप अपने तरीके से विश कीजिए मैम सर को। कुछ आप ऐसी बात जो शायद कहना चाहते हो जो आपको। मैं तो यही चाहूंगी कि ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे और इतना स्टैमिना दे, हमेशा स्टैमिना रहे कि संघ के लिए हमेशा काम करते रहे अंतिम सांस तक। मैं तो यही चाहूंगी, यही विश करती हूँ। वाह मैम। और आज इस मौके पर मैम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं और खासकर दिव्यांग साथियों से जुड़ी हुई हैं और परिवार में कुछ इसी वजह से गड़बड़ चलती है कि भाई ये मत कीजिए वो मत कीजिए, क्या सलाह देंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मत कीजिए तो कभी नहीं कहती, मत खाइए जरूर कहती हूँ। नहीं, जो आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे मैम? अपनी प्यारी बहनों और बच्चियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि भाई ठीक है, घर में जो है मतलब जो हमें परिवार जो चलाना होता है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एक नारी की होती है। मेल्स को थोड़ा फ्री रखना चाहिए जिससे कि वो जो है जो वो चाहते हैं वो करे और घर की हमें जिम्मेदारी पूरी लेकर चलनी चाहिए। बहुत खूब। और सर आप अपने सभी साथियों को आज इस मंच पर आपके इस जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें जी, और जो हमको समाज में अवसर मिले हैं जी, उन अवसरों का लाभ उठाते हुए जी, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का जी, उसी तरह से समानता से निर्वहन करें जिस तरह से अपने अधिकारों, समानता के अधिकार की रक्षा की अपेक्षा हम रखते हैं। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी साथियों को जी, जो लोग सुन रहे हैं जी, कि आप भी निरंतर मेरे साथ साथ हर साल जी अपना जन्मदिन खुशियों और किसी नए निश्चय के साथ हमेशा खुशी से मनाएं, परिवार के साथ और समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम सर के साथ कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा। कॉल करें 9414151415 पर। तो श्रोताओं, आप सब तो जानते ही हैं, हमराही कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन के साझा प्रयासों से आप सब तक पहुंचाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो, आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हो तो फिर मैसेजेस जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके मैसेजेस और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। रेडियो मधुबन का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर के। रेडियो मधुबन के नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in और कॉल के लिए तो नंबर मैं दे ही चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9414151415 पर। नमस्कार।